नमस्कार दोस्तों, नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति पुतिन जिस रेड कारपेट पर चल कर आए, वो तो रेड कारपेट बहुत नैरो था, बहुत संकरा था। बमुश्किल 1 फीट का रेड कारपेट होगा जो राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए बिछाया था अलास्का के एंकरेज में। जब दोनों राष्ट्रपति समिट करने वाले थे, मिलने वाले थे, दुनिया भर की निगाहें उस रेड कारपेट पे टिकी थी जिससे चलकर पुतिन ट्रंप को मिलने वाले थे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने एयरफोर्स वन से जब उतर कर आते हैं तो उनके लिए तो बहुत चौड़ा रेड कारपेट था और दोनों तरफ दाएं और बाएं आप देखते हैं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली, बहुत ही सीक्रेटिव F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स हैं और राष्ट्रपति पुतिन बहुत दूर से चलकर आते हैं, यानी कि वो F-22 रैप्टर के बेड़ों के सामने से गुजर के आ रहे होंगे और वो नैरो कारपेट जो बमुश्किल एक फीट का होगा उस पर वो जब चल रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक तरह से फैशन मॉडल के लिए समझे जाने वाले रैंप के लिए कैट वॉक करके आ रहे हैं। इतना नैरो कारपेट बिछाया है। राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए ट्रंप उस रेड कारपेट पे आते हैं जो चौड़ा है, वो थोड़ी सी तालियां भी बजाते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप को मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, कुछ आपस में बात करते हैं और जो बात बाद में सामने आई उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जो उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं और दोनों राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं चौड़े वाले रेड कारपेट पे जिस पे राष्ट्रपति ट्रंप थे, ऊपर से अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का बेड़ा गुजरता है। आप अंदाजा लगाइए कि नीचे बड़े बड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स और आसमान में ऊपर अमेरिका की सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर केपेबल है, परमाणु हमला कर सकता है, जिसने ईरान पर अभी हमला किया, वो गुजरता है। और राष्ट्रपति ट्रंप जैसे ही ऊपर देखते हैं तो देखते हैं वहां पर F-35 जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, वो भी ऊपर से फ्लाईओवर करता है और राष्ट्रपति पुतिन वो ऊपर देखते रहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या है, वो डर भी जाते हैं लिटरली। उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा उनको नज़ारा देखने को मिलेगा। इस तरह से B-2 बॉम्बर और F-35 F-22 रैप्टर की मिलिट्री माइट उनको देखने को मिलेगी। क्या इसका संदेश क्या है? आप सोचिए, ये पब्लिकली बहुत संभव नहीं होता है कि जिस वक्त दोनों राष्ट्रपति मिल रहे हों, ठीक उसी वक्त अमेरिका का सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर उनके सर के ऊपर हो और नीचे दोनों तरफ स्टेल्थ फाइटर जेट हो। वो F-22 रैप्टर जिसको अमेरिका किसी को बेचता नहीं है, वो F-35 बेचता है, लेकिन F-22 रैप्टर उनका सबसे सीक्रेटिव डिफेंस वेपन प्रोग्राम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये डील संभव थी। राष्ट्रपति पुतिन क्या डर जाएंगे? क्या अमेरिका की मिलिट्री माइट से वो वाकिफ नहीं है? और क्या अमेरिका ये नहीं जानता है कि राष्ट्रपति पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और वो मिसाइल 2019 से हैं? तो जब जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को इनवाइट किया है कि अब अगली मुलाकात मॉस्को में करेंगे, जब मॉस्को में जाएंगे तो क्या पुतिन भी अमेरिकी राष्ट्रपति को वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाएंगे? क्या हाइपरसोनिक वेपन उनका जो है वो लगे होंगे? 5 हाइपरसोनिक वेपन्स जब एक साथ 2019 में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, राष्ट्रपति पुतिन ने अनवील किए थे, ओरेशनिक लगी होगी, किंजाल लगी होगी, ये सारी मिसाइलें क्या वो शोकेस करेंगे? तो ये मिलिट्री माइट जो अमेरिका ने दिखाई, इसके मायने बहुत हैं, लेकिन हम उसके बारे में आगे चल के और चर्चा करेंगे। क्या डील राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप क्यों नहीं करवा पाए? राष्ट्रपति ट्रंप जो डंका बजाते हैं कि 6 डील उन्होंने करा दी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की परमाणु युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, बोस्निया सर्बिया की वॉर रुकवा दी, DRC रवांडा की वॉर रुकवा दी, थाईलैंड कंबोडिया की वॉर रुकवा दी, इजिप्ट इथोपिया की वॉर रुकवा दी। तो ऐसा करके 6 वॉर्स राष्ट्रपति पुतिन रुकवा चुके हैं। और अब जब पूरी दुनिया की निगाहें, 2 राष्ट्रपति जब अलास्का में मिल रहे हैं, एंकरेज में मिल रहे हैं 11:30 बजे अलास्का के लोकल टाइम, और हिंदुस्तान के लिए वो रात के 9 बज रहे थे कल 15 अगस्त को, तो क्या
ये डील क्यों नहीं हो पाई, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है। और ये जानना चाहता है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या करेंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने काफ़ी सारी घोषणाएं की जब वो एयरफोर्स वन में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा था कि ही इज़ नॉट हियर टू नेगोशिएट फॉर यूक्रेन। यूक्रेन को खुद ही नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है उनके ऊपर पीछे से दबाव था यूरोपियन लीडर्स का, ज़ेलेंस्की का, कि वो इस तरह की डील नहीं कर पाएंगे अकेले, बिना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के, बिना यूक्रेनियंस के किसी भी वार्ता में। और वो वार्ता यूक्रेन में शांति लेकर आए, युद्ध रोक दे, पीस डील हो और यूक्रेन का उसमें पक्ष ना हो, तो ये डेड डिसीजन होगा, ऐसा ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था। पर यहाँ पे फाइटर फॉर्मेशंस, लोग बुके से स्वागत करते हैं, लोग फूलों से स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का अनोखा अंदाज है। वो कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्टेल्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटी शोकेस करना, इसका मायने क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आई। जनरली राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी लीडर के साथ होते हैं तो शुरुआत वही करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस ब्रीफिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और करे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि पहले राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं और उनके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं, और सबसे पहले संबोधन जो है वो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोटा मोटा आपको पता है कि टॉक्स प्रोडक्टिव थी, लेकिन कोई डील नहीं हुई, कोई पीस डील नहीं हुई। तो यहाँ उसके बाद क्या हुआ वो सबसे पहले जानना जरूरी है। प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बात की है और वो अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को ओवल ऑफिस जाएंगे, वो वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे। और ये सब बात जो है फ़ोन पर जो हुई है वो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद हुई है। लॉन्ग एंड सब्सटेंटिव टॉक्स थी जो ट्रंप के साथ उन्होंने आज यानी शनिवार को भारत के हिसाब से की है, और वो भी रोकना चाहते हैं वॉर को, ऐसा उन्होंने स्ट्रेस किया है। लेकिन यूरोप का रोल होगा उसमें, हर स्टेज पर होगा, रिलायबल सिक्योरिटी गारंटीज होंगी अमेरिका के साथ, ये उन्होंने बात कही है। और इसमें यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की बात की गई है। और लगभग 90 मिनट ये बातचीत हुई है दोनों लीडर्स के बीच में। तो यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की के साथ फ़ोन पे जो बातचीत हुई है 90 मिनट चली, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि देयर इज़ नो डील अंटिल देयर इज़ अ डील, यानी कि डील नहीं हुई है। और पुतिन ने जो क्लेम किया था कि अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यूक्रेन पे उन्होंने ओवरनाइट जो है अटैक्स किए हैं, मल्टीपल रीजन पे किए हैं, ड्रोन से अटैक हुए हैं, मिसाइलों से अटैक हुए हैं। तो फॉक्स न्यूज़ के साथ में जो बात की है ट्रंप साहब ने, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि अब जिम्मेदारी जो है वो जेलेंस्की के ऊपर है जिससे ये डील हो पाए, और यूरोप को भी इसमें कुछ रोल प्ले करना पड़ सकता है, पर ये छोटा मोटा लिटिल रोल उन्होंने बात की है। यहाँ पे वो मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि जब वो अलास्का आ रहे थे वॉशिंगटन से, तो उन्होंने एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करी और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर टू नेगोशिएट फॉर जेलेंस्की। मतलब वो जेलेंस्की के लिए यहाँ पे नेगोशिएट करने नहीं जा रहे हैं, यानी कि जेलेंस्की को ही करना होगा। तो वापस जाते वक्त उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये ज़रूर बताया कि नेटो लीडर्स के साथ में, कैरोलिन लेविट ने बताया है कि नेटो लीडर्स के साथ में उन्होंने काफ़ी लंबी बात की है, जेलेंस्की के साथ बात की, और जैसा मैंने बताया 90 मिनट उनकी ये बातचीत हुई है। तो 90 मिनट बहुत होता है, 2.5 घंटे अगर वो पुतिन के साथ समिट कर रहे हैं और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा अगर वो यूरोपियन लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहे होंगे, तो उसका समअप करने में कुछ वक्त लगा होगा, बाकी वक्त आगे के फॉरवर्ड प्लानिंग में लगा होगा। तो जेलेंस्की मंडे को जाएंगे व्हाइट हाउस और वहाँ पे बात करेंगे।
तो अब दोनों देशों के बीच में एक खास बात इस डील से क्या निकल के आती है कि अंदर क्या हुआ होगा। बात आगे बढ़ी है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो अगर आप देखेंगे कि ये पहले कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, या सैंक्शंस लगा देंगे सेकेंडरी। तो 25% फिर 50% कर दिया और उसके बाद सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात करी थी। लेकिन अब उन्होंने ये बात कही है कि रूस जो है वो शायद अब भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, और उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बात कही है। 40% ऑयल भारत जो है रूस से खरीदता है, 40% के आसपास, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन जो है अब वो भारत पर नहीं लगेंगे। तो सैंक्शंस नहीं लगने का बात है, तो इसका मतलब है कि रूस और अमेरिका के बीच में कोई ना कोई ऐसी डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, जिससे अमेरिका को अब लग रहा है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट व्यापार कर सकते हैं। तो जब अमेरिका के साथ वो करेंगे तो फिर बाकी देशों के ऊपर वो कैसे लगाएंगे? या उनको ये एहसास हो गया होगा कि रूस चाहता है सच में कि यूक्रेन के साथ में पीस डील हो जाए, और यूक्रेन भी चाह रहा है। तो उनको लग रहा है कि शायद जो लैंड स्वैप की बारे में बात हुई होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उनको ये समझ में आ गई कि डील हो जाएगी आगे चल के, और इसीलिए वो इसको रिसीड करेंगे ना कि प्रोसीड करेंगे। तो आगे सेकेंडरी सैंक्शंस तो छोड़िए, जो टैरिफ इतना हाई है भारत के खिलाफ वो शायद और कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे बहुत हाई स्टेक समिट में जो है बिना एग्रीमेंट के अगर हो गया, लेकिन फिर भी कोई डील ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें, स्कॉट बेसेंट का जैसे मैंने जिक्र किया था कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो गए तो सैंक्शंस लगेंगे। अगर यहाँ उन्होंने पहले कहा था सैंक्शंस कैन गो अप एंड इफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दे बिकम सक्सेसफुल दे कैन बी लूजेंड। तो अब आप सोचिए कि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं लगेंगे, इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो ट्रंप साहब ने भी कहा था कि ये पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई तो वो इमीडिएटली वो दूसरी मीटिंग कराएंगे, और वो अलास्का में हो सकती है। यानी कि जेलेंस्की और बाकी कुछ एक यूरोपियन लीडर्स जो उस मीटिंग में शामिल होना था, वो शायद वो आसपास होते, अलास्का के आसपास होते, जो कि तुरंत अवेलेबल हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि लीडर्स होंगे नहीं होंगे वो तो बहुत सीक्रेटिव प्रोग्राम रहा होगा। लेकिन जेलेंस्की अब अमेरिका जाएंगे और यूरोपियन लीडर से भी बात की है। जो जॉइंट बेस एंड्रॉफ रिचर्डसन था एंकरेज में, वहाँ पर ये वार्ता सफल नहीं हो पाई है। जो जो चाहते थे यूक्रेन के पक्ष में नहीं गई होगी, जो दूसरी बात रूस के पक्ष में नहीं हो गई होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी मिलिट्री माइट काम नहीं आ रही है, आपके फाइटर जेट्स वो डरा नहीं पा रहे हैं पुतिन साहब को। और पुतिन साहब आज भी बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एड्रेस करते थे, लेकिन आज आपके B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-22 रैप्टर और F-35 की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ दिखाने के बावजूद भी अगर पुतिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं तो इसके मायने बहुत हैं। अब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेता हूं। तो पुतिन ने क्या कहा था? पुतिन ने कहा था, प्रेसिडेंट साहब को संबोधित करते हुए, बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ये वार्ता हुई, नेगोशिएशंस हुई और काफ़ी यूज़फुल थी। और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का जो धन्यवाद भी अदा किया, और उन्होंने ट्रैवल किया अलास्का में, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। और उन्होंने कहा जब हम मिले तो वो कहते हैं कि हमारे जो देश हैं वो ओशन से नहीं जुड़े हैं केवल, बल्कि हम तो बहुत करीबी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, बहुत पड़ोसी हैं। और जब वो प्लेन से बाहर आए तो उन्होंने कहा गुड आफ्टरनून डियर नेबर, मतलब मेरे अच्छे पड़ोसी, आपको नमस्कार किया, गुड आफ्टरनून बोला। और उनकी हेल्थ के बारे में उन्होंने कामना करी और कहा कि आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। और उनकी जो बात थी वो काफ़ी काइंड वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। और जो है उन्होंने कहा कि हम तो केवल स्टेट ऑफ वेरिंग से हम लोग केवल जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे ओशंस के बीच भी ये दूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 आइलैंड की बीच की दूरी है, रशियन आइलैंड और US आइलैंड। 4 किलोमीटर दूर हैं दोनों एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर पे। तो उन्होंने पड़ोसी की बात की, पड़ोसी के साथ जिक्र किया। और अलास्का जो है उनका एक कॉमन हेरिटेज है। दोनों अमेरिका और रूस, जैसा आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ लड़े थे नाजी जर्मनी के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना और रूस और अमेरिका ये सब साथ लड़े थे, फ्रांस, ये सब साथ लड़े थे। केवल
जापान और जर्मनी और इटली जो अलाइड पावर्स थी, ये इनके खिलाफ लड़े थे, तो उन्होंने उसका जिक्र किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया, कल्चरल हेरिटेज का जिक्र किया। उन्होंने अपने बताया कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे 700 जियोग्राफिकल जो नाम हैं वो रशियन ओरिजिन के नाम हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की उन्होंने अलास्का में, कि ओरिजिन जो हुई थी, लेजेंडरी एयर ब्रिज जो है, जहाँ से वो मिलिट्री सप्लाई एयरक्राफ्ट देते थे, इक्विपमेंट देते थे, लैंड ली प्रोग्राम जो चला, और बहुत ही ट्रेचरस रूट था। इतनी बड़ी जो आइस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है, क्योंकि वो फार ईस्ट रशिया का है, और उसके बाद आप देखिए सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। और उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देशों के पायलट्स ने दोनों को जो जीत थी उनके करीब लेके आ गए, और अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली, और अपने जीवन दान किया, और उससे उनको जीत हासिल हुई। उन्होंने मैगेदन की बात की, जो काफ़ी पहले बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने, कि जो कॉमन विक्ट्री थी, और सिटी ऑफ मैगेदन में गए वो रूस में, जहाँ पे वो मेमोरियल में उन्होंने रीत ले किया उन पायलट्स को, अमेरिकी पायलट को, जहाँ पे दोनों के फ्लैग्स हैं, अमेरिकन फ्लैग्स हैं, रशियन फ्लैग्स हैं, और वहाँ पे उन्होंने अमेरिकी पायलट को श्रद्धांजलि दी और वो ट्रिब्यूट दिया। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ से भी, जहाँ पर अलास्का में मीटिंग हो रही थी, वहाँ से भी कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है, मेमोरियल है, जहाँ पर सोवियत पायलट्स जो हैं वो दफन है, और वो मारे गए थे उस मिशन के दौरान, जब वो नाजी जर्मनी के खिलाफ मिलके लड़ रहे थे। और वहाँ पर उनकी मेमोरी को संजोने के लिए उस मेमोरियल का अमेरिकी लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो मैं पहले मैगेदन मेमोरियल की बात कर लेता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 का, जो यूएस सोवियत पायलट्स थे। तो अलास्का जाने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ पे जो है रुके थे वो मैगेदन में, रशिया के फार ईस्ट में है, वहाँ पे उन्होंने फ्लास चढ़ाया है। तो हीरोज़ ऑफ अल्सिप बोलते हैं मेमोरियल, हीरोज़ ऑफ अल्सिप मेमोरियल है वो बेसिकली। तो सोवियत पायलट जो थे वो यूएस मेड एयरक्राफ्ट होते थे, यूएसएसआर के। तो वहाँ पे अलास्का से साइबेरिया, जो अलास्का सिप अल्सिप मीन्स अलास्का साइबेरिया एयर रूट था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उस रूट पे उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की थी वॉर टाइम में, और दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा कॉपरेशन था, और ये कॉपरेशन ने ही विक्ट्री दिलाई। तो ऐसा ही जो जहाँ पे वो कह रहे थे राष्ट्रपति पुतिन साहब, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सोवियत पायलट्स दफन है, तो वो फोर्ट रिचर्डसन मेमोरियल कहलाता है, सेमेट्री है वहाँ पर एंकोरेज में, अलास्का में। और जहाँ पे जो समिट हुई है उससे कुछ दूर ही है, तो वहाँ पे फोर्ट रिचर्डसन मेमोरियल सेमेट्री में वहाँ पे भी उन्होंने इस जो मीटिंग हो गई दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में, तो वो गए थे राष्ट्रपति पुतिन, और वहाँ पे भी उन्होंने फूल चढ़ाए, रीत ले किया। और जो पायलट्स थे, सेलर्स थे, जो 1942 और 1945 के बीच में शहीद हो गए थे लैंड लीज ऑपरेशंस के दौरान, तो उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया जिससे आपको आइडिया लग पाए कि इसका मायने क्या है। तो पुतिन फोर्सेस को लेके बहुत संजीदगी दिखाते हैं। अब मैं वापस उस कॉन्वर्सेशन पे आता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल दे दें तो दोनों देशों ने हमने साथ में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैमराडरी दिखाई है, और साझा हमने ऑपरेशंस किए हैं, और ये जो हेरिटेज है ये रीबिल्ड होगा, और दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट हो, इस तरह की आगे बातचीत बढ़ेगी। और अब से 4 साल के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि रूस और अमेरिका के बीच में कोई समिट ही नहीं हुई। दोनों के बीच जो बायलैटरल रिलेशंस थी वो कोल्ड वॉर के बाद से लेके सबसे निचले स्तर पे आ गई। इतना तो कोल्ड वॉर में भी नहीं था, और इससे दोनों देशों को फ़ायदा नहीं हुआ, और पूरे दुनिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ। और उन्होंने ये बात कही कि ये सिचुएशन जो है बदलनी चाहिए, कन्फ्रंटेशन की बजाय डायलॉग होना चाहिए, और पर्सनल मीटिंग जो है दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट के बीच में ये होते रहना चाहिए। ये बहुत दिनों से होनी बाकी थी और ये अब हो गई है। तो नेचुरली ये सीरियस और पेंस टेकिंग काम है, लेकिन ये हो गया।
तो उन्होंने इस बात में बात की कि दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता रहता था, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में कई बार बातचीत हुई है और फ्रैंकली फ़ोन पे बातचीत करते रहे, स्पेशल एनवॉयज़ मिलते रहे हैं। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो रूस आए हैं, कई बार आए हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड भी आपस में सर्गेई लैवरोव, मार्को रूबियो, वो भी बात करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरह से उन्होंने सिचुएशन को वो डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। जो यूक्रेन के आसपास जो माहौल बना है उसको लेके उन्होंने ये तारीफ़ तो करी। अब वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ये स्टीव विटकॉफ जो हैं और जो रिजोल्यूशन के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन रिजोल्यूशन के लिए, वो कैसे जाने वाला है। पर ये हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रीशियस है कि ये होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल क्या है? राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये इस वॉर की फंडामेंटल वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी सिक्योरिटी को फंडामेंटल देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, और वो उन्होंने रूट कॉज बताया। यूक्रेन भी एक देश है, उन्होंने कहा है कि वो हमारा ब्रदरली नेशन है, वो हमारा ही हिस्सा था और हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, और ये अच्छा नहीं लग रहा उनको कि लड़ाई चल रही है। तो ये उस कंडीशन में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग बहुत ही उनको स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये ट्रेजेडी जो हो रही है उसकी रूट कॉज क्या है, जिसने इतने गहरे घाव दिए हैं दोनों देशों को। ये वो बात कह रहे हैं। तो दोनों पुतिन साहब इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही, और वो भी कन्विंस्ड हैं कि ये सेटलमेंट लास्टिंग हो, लॉन्ग टर्म में हो, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब वो प्राइमरी कॉज जो है, रूट कॉज है, वो ख़त्म होना चाहिए कन्फ्लिक्ट का। तो बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि लेजिटिमेट कंसर्न जो है रूस के, उसको वो बार बार दोहराते रहे हैं, और बैलेंस सिक्योरिटी होना चाहिए, यूरोप की भी सिक्योरिटी होना चाहिए और रूस की भी सिक्योरिटी होना चाहिए, यूक्रेन की भी सिक्योरिटी होना चाहिए, ये सब के लिए ज़रूरी है। तो एक होलिस्टिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की है। तो एक तरह से रूस सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमारा ही था यूक्रेन, हमारे ही ब्रदर्स हैं वहाँ पे, और ये उनको अच्छा नहीं लग रहा, घाव उनको लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो यूक्रेन को अपने ऑर्बिट से, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से किसी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रूस जो है, जो यूक्रेनियंस और बेलारूसियंस के लिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ लिए, नाजियों से लड़ लिए, वो यूक्रेन को किसी कीमत पे नेटो या वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाने देना नहीं चाहते हैं। और ये रूट कॉज है क्योंकि वो संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, ऑर्थोडॉक्स चर्च को लेकर बहुत संजीदा हैं। और ये जो करंट डिस्पेंसेशन है यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में, वो उस रूट कॉज को समझ नहीं रहा है। यूरोप के देश जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए, और यूक्रेन के भी सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए। तो ये बात दोनों ने कही है, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि बैलेंस सिक्योरिटी हो यूरोप के लिए और यूक्रेन के लिए, और नेचुरली ये ज़रूरी भी है। अगर आप देखें कि कोई भी नहीं चाहेगा कि नेटो उसके डोर स्टेप पे आए। दोनों इसके लिए बात करने को तैयार हैं, और एग्रीमेंट कहीं ना कहीं पहुंचेगा, ऐसा वो उन्होंने उम्मीद जताई है। जो जो गोल्स हैं उनके वो नज़दीक आए हैं, और पीस होगी यूक्रेन में, ये माना है कि इसको जो वार्ता हुई है उसको यूरोप और यूक्रेन कीव ये बहुत अच्छे से लेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिवली लेंगे, रूस के राष्ट्रपति ने कहा है। और जो काम चल रहा है उसमें वो काम के दौरान वो रेंच फेंकेंगे नहीं, सीधे सीधे बात कही है उन्होंने कि दे वुड वर्क कंस्ट्रक्टिवली एंड वुड नॉट थ्रो ए रेंच इन द वर्क्स, ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा। दे विल नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू यूज सम बैकरूम डीलिंग्स टू एंड द कन्फ्लिक्ट, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑन द कन्फ्लिक्ट प्रोवोकेशंस नहीं करेंगे, कोई प्रोग्रेस को टॉर्पीडो नहीं करेंगे, ये सब बातें उन्होंने कही हैं। और जब दोनों देश, चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड की बात करते हैं, वो कहते हैं उनकी पॉलिसी है स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
एंड स्पीकिंग और डीलिंग विद ट्रेड, तो ये ट्रेड डील्स बहुत करते हैं, तो उन्होंने ट्रेड के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में ये ट्रेड जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं ये बढ़ा है और 20% की ग्रोथ हुई है, और इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जॉइंट वर्क हो सकता है और रूस इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिजनेस बहुत पोटेंशियल है दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का, ट्रिमेंडस कोऑपरेशन का स्कोप है। ट्रेड में डिजिटल हाईटेक स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, आर्कटिक में कोऑपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में आर्कटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस का फार ईस्ट रीजन है जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ही डिफ्यूज पॉपुलेशन है, वेस्ट कोस्ट के यूएस के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन का मिनरल डील्स हो सकती हैं, बहुत सारे डील्स हो सकती हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो सकता है। तो कुल मिला के कोऑपरेशन की बात की है, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल डेडलाइन, वो कहते हैं कि बाकी के लिए इंटरनेशनल डेडलाइन है, बट देखा जाए तो यहाँ कोई डेडलाइन है ही नहीं, दोनों बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है पॉलिटिकल स्फीयर में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों मिलके काम करेंगे। तो एक तरह से जो ट्रस्ट की बात है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, वो ट्रस्ट काफ़ी बिल्डअप किया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति को ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है रूस की तरफ से कि वो काफ़ी स्ट्रांग नेशन है, वो कंसिस्टेंट हैं और उन्होंने युद्ध जिसके लिए लड़ा है वो रूट कॉज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये सॉल्यूशन यूक्रेन का तभी संभव है जब दोनों देश बिजनेस लाइक और प्रॉग्मेटिक रिलेशंस रखेंगे, और दोनों ने रखा है, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं है, ये पुतिन ने कहा है और राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं है, ये दोनों देशों के बीच में जो है ट्रंप साहब कहते हैं कि ऐसा अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध नहीं होता। तो राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि मैं मानता हूँ कि अगर राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप होते तो ये युद्ध शायद नहीं होता, और उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही भाषा बोल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ा भी है, लेकिन ट्रस्ट गैप भी है। और शायद अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में ट्रस्ट हो भी तो भी राष्ट्रपति ट्रंप डील अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पीछे कांग्रेस को जवाब देना है, पेंटागन को जवाब देना है, मिलिट्री लीडर्स खास करके जो यूएस की यूरोपियन कमांड है जिसके नए जनरल आए हैं, गैरिकोविच इस तरह से नाम है। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रो यूरोपियन है, वो ट्रंप को सजेस्ट कर रहे हैं, और मुलाकात भी की थी उन्होंने बहुत, लेकिन उसकी बातचीत सामने नहीं आई क्योंकि वो पब्लिक में नहीं जा सकती है, वो मिलिट्री लीडर हैं। तो उन्होंने ट्रंप से बात की थी इस बातचीत के दौरान, उससे पहले। तो वो यूरोप का पक्ष ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो यूरोपियन कमांड संभालते हैं और रूस से खतरे के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना पॉम्प एंड शो आप देख रहे थे अमेरिकन मिलिट्री का, तो उसके पीछे वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अकेले चाहें तो भी वो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे यूरोपियन लीडर्स हैं, यूक्रेनियन हैं, आपकी पूरी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे होता नहीं है कि अकेले आप डील कर लें, और रूस तो मानेगा नहीं जब तक वो या तो लैंड स्वैप नहीं हुआ होगा, या फिर आपने जो डील करनी थी कि मिनरल डील नहीं हुई होगी आपके हिसाब से देखा जाए, या आपको लगता है कि नेटो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ज़रूर कह दिया कि मैं नेटो से बात करूंगा और यूरोपियन लीडर से बात करूंगा, और उन्होंने वो बात की। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये साफ नज़र आता है कि कोई डील नहीं हुई है। मार्को रूबियो की बात करी उन्होंने, स्टीव विटकॉफ की बात करी, तारीफ करी, और उन्होंने स्कॉट और जॉन रेडक्लिफ वहाँ पर थे, उनको भी थैंक यू बोला, वो पीछे से काफ़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनकी लीडर्स की उन्होंने तारीफ करी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और रशिया का बिजनेस डेलीगेशन वहाँ पे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो यानी कि पीछे से ट्रेड को लेके बातचीत हुई होगी, लेकिन वो बातचीत मटेरियलाइज हुई नहीं हुई, इसके बारे में कोई ख़ास बताया नहीं गया, क्योंकि सबकी निगाहें यूक्रेन डील पर थी। तो जाहिर सी बात है, एक ही सिंगल टाइम में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इसके बाद में वो यूरोपियन लीडर से, जेलेंस्की से मिलेंगे, तो बहुत जल्दी एक दूसरी मीटिंग हो सकता है, वो मॉस्को में ना हो, वो कहीं और हो सकती है, ये पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों लीडर्स के बीच में मीटिंग्स हुई, लेकिन ट्रंप ने अपनी बात करी, वो यहाँ पे रशियन हॉक्स की बात करते रहे, वो पुतिन को यकीन दिलाते रहे
कि वो रूस के बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे ही देश में अमेरिका में रशियन हॉक्स हैं, जिससे ट्रम्प को दूरियां बनानी पड़ती हैं, जिससे वहाँ के पॉलिटिकली उनको हीट ना हो। तो ये जाहिर सी बात है कि बिजनेस, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स ये सब इस मीटिंग का हिस्सा था। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, ये पुतिन है, ये कोई और देश का लीडर नहीं है। वो सब समझते हैं, आपने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, लेकिन आप पुतिन को डरा नहीं सकते। पुतिन मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है। रूस नेपोलियन से लड़ा, रूस जाने कितने युद्ध करे उन्होंने, और रूस युद्ध करता ही आता है, युद्ध उनकी नसों में है। और आपने भी कहा, जब आप एयरफोर्स वन में आ रहे थे वॉशिंगटन डीसी से अलास्का, तो आपने कहा ये तो पुतिन की जीन्स में है। तो पुतिन ये सब सुनते हैं, आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, आप किस तरह का उनको ट्रीटमेंट देते हैं। आप सोचते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के आप पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे, आप सोचते हैं कि मिलिट्री माइट दिखा के पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे, पर पुतिन अपनी चीज़ों से बच नहीं किया उन्होंने, वो अपने उसी स्टैंड पर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आज आप समझिए कि ये टॉक्स प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हर हफ्ते ट्रम्प साहब कहते हैं बार बार, और अभी भी उन्होंने कहा कि 7,000 लोग मारे जा रहे हैं, इसी हफ्ते 7,000 लोग मारे गए। तो राष्ट्रपति ट्रम्प भी चाहते हैं, राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन पे हमला रुका नहीं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यूक्रेन उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ना जाए, उनके ऑर्बिट में रहे, इसीलिए शुरू हुआ है। और ये अब तक 3 साल से चल रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो गए। आपने, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन वॉर रुकवा दूंगा रूस यूक्रेन की, लेकिन आप नहीं रुकवा पाए। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रूट कॉज ऑफ द वॉर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं कर सकते, यूक्रेन वेस्टर्न स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा नहीं सकता, यूक्रेन में जेलेंस्की ज़्यादा दिनों तक प्रेसिडेंट रह नहीं सकते। अगर रहेंगे तो उनको रूस की बात माननी पड़ेगी। मिलिट्रली जो एरिया रूस ने मिलिट्रली ऑक्यूपाई किया है, डोनबास का एरिया है, 4 उसमें लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेफरोजिया, ऐसे खिरसान, ये सब जो एरिया हैं जो रूस के कब्जे में हैं, आप सोचें कि बिना उन पे कब्जा किए वो यूक्रेन को वापस लौटा देगा रूस। तो 3 साल से उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस झेले हैं, जाने कितने बिलियन डॉलर, लगभग $500 बिलियन से ज़्यादा यूरोपियन बैंक्स में रशियन एसेट्स फ्रीज हैं, उनके लोग मारे गए हैं, और आप खुद कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए हैं। तो रूस ऐसे नहीं जाने देगा। तो रूस रूट कॉज जो है डोनबास हर हालत में, जिसको उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क घोषित किया है, जिनको उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी की है, उसको वो या तो अलग बनाएंगे या फिर रूस में शामिल करेंगे। तो हर हालत में जेलेंस्की को ये लैंड स्वैप करना ही पड़ेगा। कुछ एरिया हो सकता है यूक्रेन को मिले। तो मेरा मानना है कि ये रूस अगर डील करेगा तो अपने उस पर करेगा, और अमेरिका रूस के साथ सीधे सीधे मिनरल डील नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको भी फेस सेविंग करनी है। नहीं तो यूरोपियन लीडर्स कहेंगे कि आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने तो इस लड़ाई के बीच में अपना फ़ायदा देख लिया। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप चाह के भी मिनरल डील के बारे में बात हुई होगी, लेकिन वो पब्लिकली नहीं करेंगे। और ऐसा ही वो क्वेश्चन जो रिपोर्टर्स ने किया था जब वो आ रहे थे एयरफोर्स वन में, तो उन्होंने वो बात दबा दी। तो जाहिर सी बात है नाटो का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, डोनबास का एरिया रूस लेकर ही रहेगा। डील हर हालत में वो रूस अपने उस पर करेगा। कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में नहीं होगी। ये रूस के मेन पॉइंट्स हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनियां अगर रूस के साथ मिनरल डील होती है, तो अगर वो डॉनबास के इलाके में होंगी, तो हो सकता है कि अमेरिकी अपनी मिलिट्री को रूस के साथ कुछ ऐसा समझौता कर ले कि वहाँ पे उनको सुरक्षा के नाम पे अमेरिकी और कुछ रशियन जॉइंट पेट्रोल्स हों,
वहाँ पर पॉसिबल है कि अमेरिका इस तरह की कोई डील रूस के साथ कर सकता है, और रूस भी हो सकता है कि वो शायद इस डील के लिए मान जाए, लेकिन वो यूरोपियन नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे रखेगा, या अमेरिकी पीस कीपिंग फोर्स या मिलिट्री बूट्स पूरी तरह से पीस कीपिंग की फॉर्म में होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आप किस हिस्से से देख रहे हैं देश और दुनिया के ये पॉडकास्ट, ये भी लिख के बताइएगा। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, ज़रूर से आपकी राय हमें बताइएगा, जिससे हमें पता लग पाए कि किस तरह की स्टोरीज़ आपको पसंद हैं। मैं ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए और भी करता रहूँगा, ऐसे पॉडकास्ट आपको और देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नया है, ज़ाहिर सी बात है, मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ और आपकी आवाज़ बन पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।